नमस्ते सभी को। मैं चिन्मय राय। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है कि हम लोग जो स्पेशली भारतीय लोग हैं वो मानसिक रूप से क्यों गुलाम हैं विदेशियों के प्रति। उसका विवरण मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा एमए साउथ एशियन स्टडीज़ में दाखिला हुआ था पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में, तो मैं पौंडीचेरी गया। तो पौंडीचेरी जब मैं गया तो पौंडीचेरी के बारे में मुझे इतना पता था भाई कि ये यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु के पास जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, समुद्र वगैरह है। और वहाँ पे फ्रेंच लोगों की कॉलोनी थी वहाँ पे पहले। तो वहाँ पे पहले फ्रेंच लोगों ने शासन किया। फिर 1956 में, ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन पुडुचेरी को 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि 1956 में आज़ादी मिली थी। और 1956 में पुडुचेरी इंडिया का हिस्सा बना। अब अगर मैं ये कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई, मैं उससे आपको मानसिक गुलामी से जोड़ के बताऊं, तो हुआ ये मेरे साथ कि मैं वहाँ पे पौंडीचेरी के म्यूज़ियम गया। तो जब मैं वहाँ पे म्यूज़ियम पे गया तो मैंने देखा वहाँ के जो इतिहासकार है, जो वहाँ के ये आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, और जिनको पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ है, तो उन्होंने वो सब उन्होंने अपना संग्रहालय में रखा है, जिसको म्यूज़ियम कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो मैंने ये देखा कि जो फ्रेंच लोगों का गवर्नर था वो था आनंद रंगा पिल्लई, जिसके नाम पे लाइब्रेरी भी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। और जब मैंने देखा तो जो पुडुचेरी का इतिहास था वो इतिहास दो भागों में बटा हुआ था। एक कि जो तमिल लोग वहाँ पे शासन करते थे, और एक जब वहाँ पे फ्रेंच लोग वहाँ पे जब राज करते थे। तो वहाँ पे फ्रेंच लोगों को ना बड़ा अच्छा, बड़ा शांति दूत और बड़ा ही कला के प्रति प्रेमी दिखाया, मतलब दे आर वेरी आर्ट लविंग पीपल। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने थोड़ा और हिस्ट्री को मैंने पढ़ने का कोशिश किया, जब मैंने और हिस्ट्री पढ़ी पुडुचेरी की, तब पता चला कि फ्रेंच वहाँ पे कोई अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने कब्जा किया था उस ज़मीन पर, जो हमारी भारत की ज़मीन है पुडुचेरी। उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया, वहाँ पे लोगों को गुलाम बनाया, और वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग थे, वो भी गुलाम बनने को तैयार हो गए। तब मुझे पता चला कि आज भी पुडुचेरी में विदेशियों को बहुत ही अतिथि देवो भव से सम्मानित किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। वहाँ पे फ्रेंच लोग जो आते हैं वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे परदादा का मकान था, मेरे दादा का मकान था, और ये हमारी ज़मीन है। जबकि फ्रेंच की वो ज़मीन है ही नहीं। वो फ्रेंच लोग वहाँ पे आके उन्होंने उन ज़मीन पर कब्जा किया था। वो ज़मीन हमारे लोकल लोगों की थी। लेकिन आज भी अगर आप पौंडीचेरी जाओगे तो लोगों को पौंडीचेरी के वो हिस्से पसंद नहीं आएंगे जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं या जहाँ पे उनके मूल निवासी रहते हैं। आज भी लोग पौंडीचेरी में फ़ोटो खिंचाने, टूरिज़्म करने या साइट सीइंग करने वही जाएंगे जहाँ फ्रेंच लोगों ने अपना आर्किटेक्चर बनाया, फ्रेंच लोगों ने अपना खूबसूरत पुराने पुश्तैनी मकान बनाए थे, या जो वहाँ पर फ्रेंच जो फॉरेन सर्वेंट है उसके ऑफिस के सामने अपनी फ़ोटोज़ खींचेंगे, जो वाइट टाउन के सामने, वाइट टाउन में ही है। और जो सबसे पॉश एरिया भी है वो भी फ्रेंच वालों का है, ना कि जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनका एरिया इतना पॉश नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि जब भी कोई विदेशी चीज़ हम देखते हैं तो उसके प्रति हम पागल हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ों को ही हम धूल मिट्टी समझते हैं। अगर आप किसी भी इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, फिल्म प्रोड्यूसर या किसी भी आप पर्सन से पूछोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि यार फॉरेन कॉलोनीज़ की शूटिंग करनी चाहिए। जबकि इंडिया में ऐसी भी खूबसूरत जगह है जो उनके मूल निवासी लोगों ने बनाई। अब जो बंगाली है जो चंदन नगर में रहते हैं उनके लिए चंदन नगर बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि उधर फ्रेंच लोग आके कब्जा किए। आज शिमला जो इतना बड़ा टूरिज्म कैपिटल है, उसको शिमला को जो लोग वो जाते हैं मॉल रोड, वो मॉल रोड अंग्रेज़ों ने बनाया था। और वो मॉल रोड में हम लोग नहीं रहते थे, हमारे लोग नहीं रहते थे, वो अंग्रेज़ रहते थे वहाँ पे। मनाली भी अंग्रेज़ों ने बनाया, मसूरी भी अंग्रेज़ों ने बनाया, देहरादून भी अंग्रेज़ों ने बनाया, श्रीनगर भी ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों ने बनाया, ब्रिट्स ने आके वहाँ पर। और जबकि जो वहाँ की ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, ओरिजिनल खूबसूरती है, लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते। जैसे आदि शंकराचार्य हिल है, मार्तिन टेम्पल है वहाँ पर जम्मू कश्मीर का, आपके हिमाचल में हिडिम्बा मंदिर है, और भी बहुत सारे ऐसे दुर्लभ मंदिर है जो लोग उतना जाते नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। उत्तराखंड में आपके बहुत सारे, तुंगनाथ हो गया, बहुत प्राचीन मंदिर है।
और साउथ में आप जाएंगे तो साउथ में भी बहुत प्राचीन प्राचीन छोटे छोटे मंदिर हैं जिनका अभी रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो ये मानसिक गुलामी कहाँ से आई? हम क्यों विदेशियों की चीज़ों को टॉप पे रखते हैं और अपनी ही चीज़ों को हम धूल मिट्टी के बराबर मानते हैं, उसको नीचे रखते हैं, उसको नीच रख मानते हैं कि यार इंडियन चीज़ें तो बड़ी प्रिमिटिव है, वेस्ट की चीज़ें बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी बेस्ट, बड़ी इंटेलेक्चुअल है, बड़ी क्या कहते हैं आर्टिस्टिक रिजुविनेशन दे रही है हमें। उसका ये रीज़न है क्योंकि हम एज अ सोसाइटी ना बहुत पिछड़ी हुई है। हमारे यहाँ दो क्रांति की बहुत ज़रूरत थी, जो वो क्रांति आई नहीं, रेवोल्यूशन। एक तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन चाहिए था और एक हमें इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन चाहिए था। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि हमने समय के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़े। जैसे हमें बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए था, हमें बहुत चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए थी, प्रोडक्शन करनी चाहिए थी, हमें हथियार नए नए बनाने चाहिए थे, हमें सी रूट पे ज़्यादा काम करना था। हम फ्यूचर की तरफ हमने फोकस नहीं किया आर्थिक स्तर पर। उसका आप एग्जाम्पल ही देख लीजिए कि जब मुगल आकर हम पे हमला किया उन लोगों ने, तो उनके पास हथियार थे और हमारे राजा हाथी में लड़ते थे, और जो राजा हाथी में लड़ता है उसको जान से मारना बहुत आसान होता था। इवन आप मराठाओं में भी देख लो, तो मराठाओं के टाइम पे भी उन लोगों ने सीक्रेसी पर ध्यान नहीं दिया, मतलब खुफिया क्या कहते हैं आपके खुफिया प्रशासन पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य बर्बाद हो गया आपका। और मराठा साम्राज्य पे किसने कब्जा किया? अंग्रेज़ों ने किया, और अब्दाली पटक पटक के मार के चला गया था मराठाओं को। मतलब भली मराठा कितनी भी बहादुर लड़े, लेकिन अफगानियों ने हरा दिया बाद में, क्योंकि हमारी सीक्रेसी पे हमने कभी काम नहीं किया, हमारे राजा महाराजाओं ने ज़्यादा मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद। तो इसका बहुत मूल रूप से कारण है कि एक्चुअली हम लोगों ने ना अब जाके अपने देश पे राज करना शुरू किया। तो हमने अपनी मातृभूमि पे राज करना शुरू किया 1947 से। 1947 से पहले जो भारत था वो अलग अलग प्रांत और टुकड़ों में बटा था। जैसे कोई राजपूत राजा है तो वो मेवाड़ था, तो उसके दिमाग में मेवाड़ के भलाई के बारे में चलता था उसका दिमाग। कोई चित्तौड़गढ़ का राजा था तो वो चित्तौड़गढ़ का सोचता था। कोई आपके गढ़वाल के राजा होते थे या रानी होती थी तो वो गढ़वाल का सोचते थे। कोई अगर आपके रामेश्वरम के राजा है तो वो रामेश्वरम का सोचते थे। कोई असम के राजा थे तो असम का सोचते थे। तो एक वो यूनिफिकेशन नहीं आ रहा था, एक जिससे एक भारत देश बन सके। लोग कहते तो है कि शास्त्रों में भारत देश का वर्णन है, लेकिन वो यूनिफिकेशन नहीं था जो अंग्रेज़ों की वजह से आया, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे कॉमन दुश्मन बने और हमें हमारे कॉमन दुश्मन मिला, हम लोग सब इकट्ठा होकर उनसे लड़े। तो हमने कभी अपनी ज़मीन पे राज नहीं किया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो इंटेलेक्चुअल मैं कहूँगा रेवोल्यूशन नहीं हुआ, कि हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि ये जो जातीय व्यवस्था जो अचानक से बन गई ना, हमने उसको बहुत ना अच्छे से उसका पालन पोषण किया। मैं उसका आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। कोई भी समाज तभी तरक्की करता है, और ये मैं भारत के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, जब वो धर्म प्रधान नहीं, जब वो जन्म प्रधान नहीं, जब वो कर्म प्रधान हो। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई, अब ये कहते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो मान लीजिए कोई ब्राह्मण घर में ब्राह्मण लड़का पैदा हुआ, लेकिन उसको तलवार अच्छी चलानी आती है, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं होगा। ये पहले के ज़माने में उसको शास्त्रों में कोई रुचि नहीं है, उसको तलवार चलानी है, उसको लड़ना है, उसको रणभूमि में जीतना है, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। कोई शूद्र है, और ये कर्म प्रधान के हिसाब से कह रहा हूँ, ये बाद में लोगों ने इसको जन्म प्रधान बनाया। अब कोई शूद्र है, उसके पिताजी मोची है, लेकिन उसके लड़का को वेद का श्लोक सब कंठस्थ याद है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो भारतीय समाज ने सबसे बड़ी यही गलती की, मैं गलती नहीं कहूँगा, अपराध किया, कि हमने अपना जो व्यवस्था है ना उसको जन्म प्रधान बना दिया, कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ लड़का या लड़की, वो ब्राह्मण ही होंगे। कोई राजपूत के घर में कोई लड़का या लड़की पैदा हुआ तो वो राजपूत ही होंगे। मैं कर्म के आधार पे कह रहा हूँ, उसको जन्म बनाया, जबकि हमें नहीं पता कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो किस चीज़ में अच्छी है। लेकिन और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है, चाहे जाति व्यवस्था हो गई, चाहे वर्ण व्यवस्था हो गई, सिर्फ हमारे में, हर कंट्री में ऊंच नीच है। यूएस में आपके रंग भेद है, फ्रेंच में आपके डिसेंट्स की लड़ाई है, प्रोविंशियल लड़ाई है, लेकिन उनके अंदर एक नेशनल फीलिंग है जो हमारे अंदर नहीं है। वो नेशनल फीलिंग का ना होना क्यों? क्योंकि हमने अब लोगों को एज अ मास नहीं देखा, हमने एज अ पब्लिक को इकट्ठा हमने ना खुद किया, ना हमने वैसा सोचा कि हम सब एक भारत है, हम भारतीय, वी आर इंडियंस। तो हमने अपने को समय के हिसाब से चेंज नहीं किया, हम वही दकियानूसी रीति रिवाजों को फॉलो करते गए। हम लोगों ने सवाल पूछना छोड़ दिया,
और जब कोई बाहर से आके हम पे हमला कर रहा था, तो हमें लगा कि हमारे लोगों से तो कुछ मदद नहीं मिल रही, तो हम विदेशियों से हेल्प लेते। हमने वहाँ जाके उनकी चाटुकारिता की हमारे पूर्वजों ने, और हमारे पूर्वजों ने उनकी चाटुकारिता करके नाम शौहरत कमाई, लेकिन इज्जत नहीं कमाई। उसका ये रिजल्ट है कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो बुज़दिल है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम मानसिक रूप से ना गुलाम है, हमारी यंग जनरेशन ज़्यादा गुलाम है। मैं उसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे गुलाम है। नंबर वन, आपकी ड्रेसिंग। आप ये देखो कि साउथ के लोग, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वो कितना अपने कल्चर, ट्रेडिशन और रिचुअल्स को सम्मान देते हैं, जो कि साइंटिफिक साइंटिफिक है। वो धोती पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हुमस वाली गर्मी है। तो जब हुमस वाली गर्मी होती है ना, तो जो आपके ये जांग या जो आपके पूरे शरीर वाले जो हिस्से होते हैं, पुरुष नारी दोनों के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप पैंट वगैरह या बहुत टाइट कपड़े पहनो, अंग्रेज़ों वाले कपड़े पहनो। तो हमारे क्या है कि जो साउथ के लोग हैं, वो बहुत ही कॉटन के और हल्के कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो उनको आराम देते हैं। अगर आप श्रीनगर की तरफ जाओगे, कश्मीर की तरफ जाओगे, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर वूल के कपड़े पहनते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं, हाफ कपड़े नहीं पहनते। गर्मी का टाइम भी होगा तो उतना हाफ कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो इसलिए आप देखोगे कश्मीरियों के हाथ पैर सब बहुत गोरे होते हैं, क्योंकि वो फुल कपड़ा पहनते हैं, और ठंडी का मौसम में ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि हमने उस कल्चर को पूरा बदल दिया। अब जो हमारा कल्चर था वो मौसम और ज्योग्राफी के हिसाब से था, लेकिन हमने अंग्रेज़ों को कॉपी करना शुरू किया। उसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट कल्चर। क्या है कॉर्पोरेट कल्चर? कॉर्पोरेट कल्चर जो है, वो एक व्यवस्था है कि कैसे हमें एक काम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको काम को पूर्ण करना है। जैसे हमें अकाउंट्स का काम करना है, तो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है, हम एक्सेल शीट्स बनाते हैं, हम एक्सेल पे काम करते हैं, हम उसमें डेटा इनपुट करते हैं, उसमें हम जो अंग्रेज़ों ने हमें फार्मूला बताया हम उसको लगाते हैं, और अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं किसी भी कंपनी का कि उसका पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अब कॉर्पोरेट कल्चर में टाइम क्या है, 9 बजे से काम करो, 8 बजे घर जाओ। मतलब एक तरह से मान के चलो कि 9-10 घंटे का काम है। अंग्रेज़ों का क्या सिस्टम है वहाँ पर, कि वहाँ पे उनके इतने त्योहार नहीं मनते, वहाँ पे उनके यहाँ इतना शादियों पे खर्चा नहीं होता, वहाँ उतना इतना हर्षोल्लास नहीं होता, बहुत ही वो एक एक साधारण जीवन जीते। उनका एक ही मेन फेस्टिवल होता है, जो ईसाइयों वाला देश है, वो है क्रिसमस। क्रिसमस, ईस्टर डे, गुड फ्राइडे वगैरह ये सब त्योहार होते हैं। तो अंग्रेज़ों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वेस्ट के पास बहुत टाइम होता है काम करने के लिए, और वो भी इतनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर ली कि वो समझ गए कि 4 घंटा 5 घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 6 घंटा काम करना भी सफिशियंट है एक एम्प्लॉय के लिए, जो एक प्रोडक्टिव आउटपुट देता है उनके काम को। हमारे यहाँ हम करते गधा मजदूरी। हमारे एम्प्लॉयज़ 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं, ये सोच के कि ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट नहीं, वो शोषण है, जो उसको मैनेजर करता है। जैसे ईवाई में वो लड़की का किया, वो केरला की चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, जो बाद में हार्ट अटैक से मर गई। उसके मैनेजर ने उसका जो शोषण किया कि 15 घंटे काम कर, तुझे ज़्यादा, हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए। वो आउटपुट नहीं था, वो हैरासमेंट था। वो मैं उसको सेक्सुअल हैरासमेंट भी बोलूंगा, क्योंकि आपने एक अपोजिट जेंडर लड़की के साथ ऐसा किया। ये ईवाई के लिए कह रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम क्यों विदेशियों को अंधाधुंध होकर हम कॉपी करते हैं, हम क्यों बाहरी लोगों को अंधाधुंध होकर कॉपी करते हैं। अप्रैल के महीने में 3 पीस सूट पहनने का कोई लॉजिक नहीं है। अप्रैल की गर्मी, 50 डिग्री गर्मी में आप सूट वूट टाई लगा के किसी एसी ऑफिस में जा रहे हो, तो एसी चाहिए आपको। अब इसलिए इस चक्कर में हर ऑफिस में एसी लगाना पड़ गया। अगर ठीक से देखा जाए तो सूट पहनने का, मैं नॉर्थ इंडिया में बता रहा हूँ, सूट पहनने का बेस्ट टाइम होता है आपका नवंबर से लेकर फरवरी तक। जो नवंबर से लेकर फरवरी का समय है, इसमें आप जब सूट पहनेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और आपको ये ठंड से भी बचाएगा। तो विदेश में लोग सूट इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो पहाड़ी वाले एरिया में रहते हैं, गर्मी में भी वहाँ पे 30 डिग्री 35 डिग्री रहता है, ज़्यादातर सर्दी रहती है, इसलिए वो सूट पहनते हैं। अगर आप इटली जाएंगे तो इटली में जो पिज़्ज़ा है, वो पिज़्ज़ा का एक लॉजिक होता है बनाने का। वो पिज़्ज़ा उनका खाना है, जैसे हमारे यहाँ बिहारियों में लिट्टी चोखा, दाल भात, आलू का भुजिया, उत्तर प्रदेश में बैंगन का छोखा, जम्मू कश्मीर में आपका नद्रू हो गया, पंजाबी में आपका छोले भटूरे हो गया। तो उनका कल्चर और ज्योग्राफी ऐसी, इसलिए उनके यहाँ पिज़्ज़ा बनता है। पर आप इटली में छोले भटूरे वैसे नहीं बना सकते जो आपको अमृतसर में, आपको क्या कहते हैं, दिल्ली या पाकिस्तान में मिलेंगे। तो हम विदेशियों को अंधा होकर कॉपी करते हैं। अब हम आते हैं भाषा पर। अब आप ये देखोगे कि एक जो तमिलनाडु का लड़का या लड़की होगा, वो एक उत्तर प्रदेश बिहार के लड़के से ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड होगा, जबकि वो तमिल ज़्यादा बोलता है और हिंदी नहीं बोलता। ये यूट्यूब वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ, और आप ये देखना कि हम मानसिक तौर से गुलाम तीन चीज़ों के द्वारा बने, एक कपड़ा, एक खाना और एक भाषा।
तो भाषा कैसे बहुत बड़ा क्या कहते हैं मुख्य भूमिका निभाती है कि अब जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं समस्तीपुर का हूँ, तो हमारे यहाँ मिथिला बोली जाती है। मुझे मिथिला आती नहीं। अब मैं जब अपने गाँव जाऊँगा तो मुझे वहाँ लोगों से हिंदी में बात करनी पड़ती है। तो जिनको हिंदी आती है वो मेरी बात समझेंगे, लेकिन जिनको नहीं आती वो नहीं, हम नहीं समझ पाएँगे। लेकिन अगर हमारे दिल जुड़ते हैं, हम कोशिश करेंगे समझने की, तो समझ लेंगे। लेकिन ये भी एक कारण है कि अगर आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती ना, तो आप बाकी भाषा नहीं सीख पाओगे। एक तमिलनाडु का लड़का या लड़की ना तमिल को सम्मान देते हैं, केरला का लड़का लड़की मलयालम को सम्मान देते हैं, कर्नाटका वाले कन्नड़ा को आजकल बहुत सम्मान दे रहे हैं, और आंध्रा वाले और तेलंगाना वाले तेलुगु को बहुत सम्मान दे रहे हैं। तो ये जो इनकी भाषाएं हैं, तो जब अपनी भाषाओं का सम्मान करते हो ना, तो वो भाषा आपको शक्ति देती है। और जब आपकी मातृभाषा बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो आप बाकी भाषा यूँ सीख जाते हो। इवन अगर आप वो भाषा नहीं भी सीखते हो ना, तो आप अपनी मातृभाषा में भी बहुत कुछ तरक्की कर सकते हो। क्योंकि मान लो कि आप तमिलनाडु के हो, कोई तमिलनाडु का है, उसको चेन्नई में नौकरी मिली, तो वो तमिल में बोल के काम करवा लेगा आसानी से, लेकिन वो हिंदी बोल के काम नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हिंदी उनकी भाषा ही नहीं है। अब सिंपल, अब लोग कहते हैं यूपी बिहार वाले गवार होते हैं, वो गवार नहीं होते, उनके अंग्रेजी का वो संस्कृति है नहीं। भोजपुरी, मैथिली, मगधी, अंगिका, वज्रिका, ये सब कल्चर है। अब वो अगर उन भाषाओं में बात करेंगे, उनका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में काम करेंगे नहीं होगा। और हमारे यहाँ जबरदस्ती अंग्रेजी सिखाई जाती है हम सबको। मैं ये नहीं कहता कि जिसको अंग्रेजी सीखनी है उसे मत सीखने दो, लेकिन मैं कहता हूं कि अंग्रेजी के प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो। आप लोग सिंपल अंग्रेजी सीखो, वो भी बहुत है। मैं कितने ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट यूपी के हैं। उनकी अंग्रेजी इतनी शशि थरूर जैसी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के दम पे आज वो बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, और वो गांव से निकले लोग हैं ज्यादातर। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें विदेशियों का अंधा गुलाम नहीं बनना। हमने उनसे इंटरनेट लिया, हमने उनसे ये टी शर्ट्स ली, हमने उनसे लैपटॉप लिया, हमने उनसे मोबाइल फ़ोन लिया, तो हमें उनसे वो कल्चर लेना है, हमें उनसे वो टेक्नोलॉजी लेनी है। लेकिन हमें अंधा होकर फॉलो नहीं करना। ये क्या कारण है कि हमारे अंदर इतना खोखलापना है कि हम विदेशियों को अंधा होकर फॉलो करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अकाल पड़ा विचारों का। जब विदेशी लोग विचार लिख रहे थे, मॉन्टेस्क्यू विचार लिख रहा था, आपका जॉन कीट्स विचार लिख रहे, सब राइटर्स है, सब पॉलिटिकल राइटर है, लिटरेचर राइटर है। तो जब आप लिखते हो, विचार खूब विचार करते हो, अपना अपना मूल्यांकन मतलब सेल्फ एनालिसिस करते हो, तो आपको अपनी खूबी खामियां पता चलती है और आप उस पर काम करते हो। हमने नहीं किया। हम तीन चीज़ों में बहुत व्यस्त थे, एक भोग विलास, दूसरा शराब, और तीसरा क्या बोलते हैं, हमें सिर्फ मनोरंजन। और जिस समाज में, जिस सोसाइटी में ना सिर्फ इंटरटेनमेंट, नशा और आपको मतलब लस्ट पसंद है, वो समाज बर्बाद हो जाएगा। वो भारत उसमें था। और दूसरा कारण था कि हमने ना अपने शास्त्रों और गीताओं को सम्मान नहीं दिया। शास्त्र और गीता मतलब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि ना हम पूरी तरह से जानवर है ना इंसान है। इंसान का मतलब क्या होता है कि जो सबसे प्रेम करे और जो सच्चाई के लिए लड़े और अपनी कुर्बानी दे। अब सिखों ने वो किया, पारसियों ने किया, कुछ कुछ हिंदुओं ने किया, सब हिंदुओं ने नहीं किया। अगर 100 हिंदू में से सिर्फ 10 हिंदू ने किया। तो जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ही जी हुजूरी करके, चाटुकारिता करके और अपनी इज्जत बेच के जी रही थी, तो आपकी आने वाली पीढ़ी कमजोरी निकलेगी, मतलब ही निकलेगी। क्योंकि अतीत समाप्त नहीं हो जाता, अतीत वर्तमान में सांसें लेता है। अगर मैं आज सबकी जी हुजूरी करूं, कोई विदेशी शक्ति आके मेरे देश पे अगर कब्जा करने की कोशिश करे, मैं उससे पैसा खा के अपने मतलब के लिए अपने देश को बेच दूं, ये मैं एक कहानी बता रहा हूं, असली नहीं, बात नहीं है। तो क्या मेरी आने वाली पीढ़ी देशभक्त पैदा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, क्या हमें पता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे का है? क्या हमने उनको वो सम्मान दिया? नहीं, हम सिर्फ पैसे वालों को सम्मान देते हैं जो 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाते हैं। दिल्ली में मैं कितने लोगों को जानता हूं जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन हम उनको वो सम्मान नहीं देते। हम सम्मान देते हैं उन बिजनेसमैन लोगों को, उन बिचौलियों को, उन ब्रोकर्स को, उन नेताओं को जो 2 नंबर का काम करके, क्रिमिनल एक्टिविटी करके करोड़पति बने। तो हमारे आदर्श बड़े घटिया लोग हैं, हमारे जो वैल्यूज़ है वो करप्ट है। हम इंसान को इंसान नहीं मानते, हमारे सिर्फ अंदर हिंसा और लालच भरी है। उसी की वजह से जो हमारी कामनाएं पूरी करे, हमारी इच्छाएं पूरी करे, वो हमारा भगवान हो जाता है। और जो वो पूरा करने वाला वजह है वो बन जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ऊपर हूँ। तो जिन लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, आज हम उनके फोटो पे हार चढ़ाते हैं, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो नेता हो।
और जो लोग अंग्रेजों से लड़े, लोग उनको आज भूल गए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो ये जो मेंटल स्लेवरी है, जिसको हम कहेंगे कि मेंटल कॉलोनियलिज्म है, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। अनपढ़ आदमी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे जो अनपढ़ आदमी है वो सिर्फ मजदूरी ही कर पाएगा, वो वैचारिक क्रांति नहीं ला पाएगा। और मैं एक और बात बताता हूँ कि अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना चल रहा है। जो गूगल है, जो बाकी जितनी भी कंपनीज है, वो दिखाती है कि अमेरिका इज़ बेस्ट। जो रशियन कंपनीज है वो दिखाती है रशिया इज़ बेस्ट। लेकिन हम इंडियन कंपनीज भी दिखा रही कि इंडिया इज़ बेस्ट। लेकिन ऊपरी ऊपरी लेवल पे, कोर लेवल पे पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। और हमारा समाज इतना सड़ा हुआ है। मैं आपको एक गारंटी देके कहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ ना, मेंटल कोलोनियलिज्म कैसे आ रहा है। इफ अ स्टूडेंट इज विल गो टू यूएस एंड सी द एजुकेशन, he will and she will say it's the best education in the world. But if the person will come to India, the foreigners, and then they will go to IIT in AIMS and other institutes, they will say no, it's a good institute. But Indian even know the basic problem of Indian society will go to IIT or AIMS, they say this is one of the pathetic institutes of India. They will only criticize India. Our education system, our economic system, our political system, उन सब ने मिलकर हमको ऐसे बना दिया कि हम सिर्फ इंडिया की हम बुराइयां ही देखते हैं, कि इंडिया में कुछ नहीं होने वाला। और हर यूथ आपको ये बोलते हुए दिखा कि इंडिया में सब खराब चल रहा है, इंडिया रहने लायक नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही लोग पोल्यूशन फैलाते हैं। हम ही लोग क्या कहते हैं, लड़कियों के लिए सेफ कंट्री नहीं बना पा रहे। और हम ही लोग है क्या कहते हैं, जब भी कोई विदेशी आता है उसके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, उसके जूते चाटते हैं। कोई भारतीय आएगा हम उसके नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना अपने कल्चर से जुड़ पाए, ना हम अपने धर्म से जुड़ पाए। धर्म मतलब रिलीजन वाला नहीं, धर्म मतलब ड्यूटीज। और ना हम अपने अतीत को समझ पाए। और एक एंड में एक बात कहूंगा, जो इतिहास नहीं पढ़ता ना, वो इतिहास की गलती फिर से दोहराता है, और वो इतिहास बनता है लेकिन एक मजाक का पात्र बनता है। तो प्लीज रीड योर हिस्ट्री। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियंस, रीड योर हिस्ट्री, रीड योर हीरोज, try to gain a sense of energy and strength inside your body, and don't become a slave of west through information, through technology, or through jobs. India is a good country. We just started growing since 1947. We need some time. And if the youth and other population of India become united, I am damn sure that within 50 to 70 years, India will be at the top. India can be at the top, but you have to remove yourself from mental colonialism. ये डर निकालना पड़ेगा आपको अपने अंदर से। अपने आप नेताओं से सवाल करो, अपनी सरकार से सवाल करो, अपने माँ बाप से सवाल करो, अपने प्रोफेसर से सवाल करो, अपने समाज से सवाल करो कि ये सब गलत चीज़ें क्यों हो रही है। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आप भारत को डेवलप नहीं कर पाओगे और आप गुलाम के गुलाम रहोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।